तो रेंज स्टार्ट करते हैं अपन अब। रेंज डोमेन की बात अपन ने कर ली। रेंज वाई को कहते हैं, ये अपन ने शुरू में बात की थी, रिलेशन में भी बात की थी कि एक्स वाई एक ऑर्डर्ड पेयर है, तो जो एक्स है वो डोमेन है और वाई जो है वो रेंज है। तो उसी बात को अपन यहां पे ऐसे बोल देते हैं कि मान लेते हैं अपने पास कोई फंक्शन वाई इज इक्वल टू एफ एक्स है। अब इसका डोमेन थोड़ी देर के लिए मैं लिख लेता हूं, x1 x2 x3। तो अगर आप पुरानी बातों को रिकॉल करें तो ये कुछ ऐसे है भाई, ध्यान देना, ये कुछ ऐसे है कि जैसे ये हमारे पास डोमेन हो गया x1 x2 x3, और फिर अपन x1 के करस्पॉन्डिंग कोई वैल्यू निकालेंगे, x2 के करस्पॉन्डिंग कोई वैल्यू आएगी, x3 के करस्पॉन्डिंग कोई वैल्यू आएगी, ठीक है। और ये जो वैल्यूज हैं इनका जो सेट होगा उसी को अपन क्या बोल रहे थे, रेंज, ठीक है। तो ये x जैसे y इज इक्वल टू एफ एक्स है, तो अब एक बात बताओ कि अगर y और x में रिलेशन है आपके पास, जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता मान लो, है ना, तो यहां पे क्या आता, x1 स्क्वायर आता क्योंकि y x1 स्क्वायर है। या फिर अगर मैं सिंपल एफ एक्स ले लूं तो जब मैं x को x1 रखूंगा तो y क्या आएगा, f ऑफ x1। जनरल केस हो गया f ऑफ x1, x को x1 लिया तो y f ऑफ x1 आया, x को x2 लिया तो y f ऑफ x2 आया, और यहां y f ऑफ x3 आया। ठीक है। अच्छा, तो जो रेंज है ना वो क्या हो गई, f ऑफ x1, f ऑफ x2, f ऑफ x3, ठीक है। मतलब मेन क्या है, अगर आप ध्यानपूर्वक सोचें तो y इज इक्वल एफ एक्स का डोमेन ये था, हमने डोमेन की वैल्यूज फंक्शन में रखी और कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज निकाली, तो वो जो y की वैल्यूज का सेट आया ना उसी को अपन ने क्या बोला, रेंज, ठीक है। अच्छा, अब पॉइंट आता है कि रेंज कैलकुलेट हमेशा ऐसे हो जाएगी क्या जैसे ये अपन ने एग्जांपल लिया, तो इसका जवाब है नहीं। उसका रीजन क्या है, यहां पे जो डोमेन है उसमें मात्र 3 एलिमेंट है। मान लो अपने पास कोई फंक्शन है, अपन ने ऐसे ले लिया, देखना 1 2 3, ठीक है, 2 1 2 3 2 1 4 9 16, मान लो ये ले लिया, ठीक है। और यहां बोल दिया कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये जो एफ एक्स है ना इसी को अपन वाई भी बोल सकते हैं, एफ एक्स ही वाई है, ठीक है। तो अब इसमें रेंज निकालनी है तो आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो, कैसे कि भाई जो डोमेन है ना उसमें सिर्फ 3 एलिमेंट है 1 2 3, तो 1 2 3 अपन ने पुट किया और रेंज निकाली, तो x को 1 रखा तो y 1 आया, तो x बराबर 1 पे y 1 आया, x बराबर 2 पे y 4 आया, और x बराबर 3 पे देखो y 9 आया। क्लियर है। तो ये जो y की वैल्यूज का सेट है ना 1 4 9, इसी को हमने क्या बोल दिया, रेंज। जैसे यहां पे रेंज कितनी लिखी जाएगी, 1 4 9, ठीक है। तो ये मेथड आपका सिर्फ तभी काम कर पाएगा जब जो फंक्शन है उसकी डोमेन में कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ठीक है। या फिर आप ये कह सकते हो डोमेन डिस्क्रीट है ना, डोमेन डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट मतलब 1 और फिर 2, 1.2 1.3 ऐसा नहीं है, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, इसी को समझने का एक दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरे तरीके पे मैं जा भी इसलिए रहा हूं कि मान लो डोमेन आपका कंटिन्यूअस हो गया। कंटिन्यूअस मतलब जैसे कोई कहता है कि डोमेन इसका 1 से 5 है, 1 से 5 का मतलब फ्रॉम 1 टू 5, ठीक है। मतलब 1 से लेके 5 तक की सारी वैल्यूज, जैसे 1.1 भी हो गया, 1.2 भी हो गया, √2 भी हो गया, ये सारी वैल्यूज हम x की रखें तो y क्या आएगा। तो उसको एक्सप्लेन करने के पहले मैं एक आपको ग्राफ बना के दिखा रहा हूं। जैसे मान लो कि कोई आपके पास इस टाइप से ग्राफ है y इज इक्वल टू एफ एक्स का, ठीक है, y इज इक्वल टू एफ एक्स का। अब यहां पर ये वाला पॉइंट मैंने x1 लिखा है और ये वाला पॉइंट मैंने x2 लिखा है, ठीक है। अच्छा, तो x1 जब हमने वैल्यू रखी तो यहां पे y की वैल्यू क्या आई, मान लेते हैं a आ गई, a शॉर्ट में लिखते हैं a, x को x1 रखा तो y कितना आया a, फिर जब x2 रखा x को तो मान लेते हैं ये b आ गया y की वैल्यू, ठीक है। तो अब सोच के देखो कि x की वैल्यू x1 रखा तो y a आया, थोड़ा सा x को बढ़ा के रखो तो y थोड़ा और बढ़ गया, फिर x को थोड़ा और बढ़ा के रखा तो y और बढ़ गया, x को ये रखा तो y ये आया,
तो सोच के देखो कि जब x को मैं x1 से x2 तक रखूंगा तो y की वैल्यूज क्या आ जाएंगी, a से लेके b तक, है ना। तो मैं बोल सकता हूं इसकी रेंज क्या हो गई, फ्रॉम a टू b, जबकि इसका डोमेन क्या था, x1 टू x2। ठीक है, मतलब यहां से आप एक बात और सेट कर सकते हो दिमाग में कि अगर आपके पास किसी फंक्शन का ग्राफ है सॉरी, तो उसका जो डोमेन है वो x एक्सिस में रीड करते हैं और जो रेंज है वो y एक्सिस में रीड करते हैं। ठीक है, अच्छा अब जैसे मान लो कि आपके पास एक ग्राफ ऐसे बना हुआ है, ये देखो, मान लेते हैं ये है कोई ग्राफ, और यहां पे x1 पे वैल्यू आ रही है a, x2 पे b, x3 पे c और x4 पे d। ठीक है, तो अगर आप इसका डोमेन देखो, डोमेन, तो डोमेन क्या होगा, x1 टू x2 यूनियन x3 टू x4। देखो ये x की वैल्यूज और ये x की वैल्यूज, क्यों, क्योंकि x2 x3 के बीच में तो कोई ग्राफ है ही नहीं। अच्छा, अब अगर आप रेंज निकालोगे तो x1 पे वैल्यू कितनी आ रही है a, x2 पे कितनी आ रही है b, तो सोचो क्या ये वैल्यूज रेंज में आ गई। अच्छा, b से c के बीच की वैल्यू रेंज में आई क्या, नहीं, c से d के बीच की आ गई, तो रेंज कितनी आई, a टू b यूनियन c टू d। ठीक है, तो देखो ये आपको रेंज का इंट्रोडक्शन मिल गया पूरा, कि रेंज हम कैसे निकालेंगे। अगर अपन डिस्क्रीट सेट लेते हैं तो ये, और अगर कंटिन्यूअस डोमेन है तो बेस्ट अप्रोच हो सकती है रेंज के लिए, आप उसका ग्राफ अगर बना पाए तो उससे बढ़िया कुछ भी नहीं होगा। फंक्शन का ग्राफ बनाइए और आपको रेंज दिख जाएगी। क्लियर। अच्छा, अब रेंज को निकालने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, उन पे थोड़ी सी बात करते हैं। देखो रेंज अपन ने ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़ी है, अपन ने क्वाड्रेटिक में भी पढ़ी है ना। अगर आप ध्यान करें तो क्वाड्रेटिक डिवाइडेड बाय क्वाड्रेटिक में भी रेंज आती थी। तो मैं उसको करने का तरीका बता रहा हूं आपको। ठीक है, देखो जैसे मान लो आपके पास y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 है। ठीक है, इस फंक्शन की रेंज निकालनी है। तो कोई स्टूडेंट इसको ऐसे सोच सकता है कि मैं इसको लिखूंगा y बराबर एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, मैंने क्या किया, इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया। अब देखो रेंज निकालने का सीधा मतलब है कि आपको y की वैल्यूज देखनी है कहां से कहां तक फ्लक्चुएट करेंगे। तो कोई भी बता सकता है कि जो x प्लस 1 का स्क्वायर है ये 0 से इंफिनिटी जाएगा, 0 से इंफिनिटी जाएगा, और अगर मैं 4 ऐड कर देता हूं तो ये पूरी वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, 4 से इंफिनिटी, 4 से इंफिनिटी। क्लियर। तो अगर आप ध्यान से सोचो तो y कहां से कहां तक जा रहा है, 4 से इंफिनिटी, तो मैं कहूंगा इसकी रेंज कितनी आ गई, 4 टू इंफिनिटी। क्लियर है, मतलब मैंने आपसे क्या बोला कि मैंने इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट किया, अब मैं x की वैल्यू यहां बदल बदल के रखता जा रहा हूं, तो y कहां से कहां तक फ्लक्चुएट होगा, 4 से इंफिनिटी, और वही इसकी रेंज हो गई। अच्छा, इसको करने का एक और तरीका ये भी होता है कि जैसे मान लो कभी भी आपको y बराबर x का कोई फंक्शन दे रखा है, ठीक है, तो आप यहां से x की वैल्यू निकालो, है ना, इन टर्म्स ऑफ y। कैसे निकालोगे, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 माइनस वाई बराबर 0। ठीक है, और इस क्वाड्रेटिक में शीधराचार्य लगा के x निकाल लेते हैं, तो x कितना आ गया, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, या फिर ये कितना आ गया, देखो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 2 से कैंसिल आउट भी किया है मैंने, तो ये आपके पास आएगा y माइनस 4। ये देखो सही है, मतलब ध्यान से सोचो अपन ने क्या किया, हमने कुछ भी नहीं किया, इस इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल ली इन टर्म्स ऑफ y, जबकि ओरिजिनली आपके पास जो फंक्शन था उसमें y इन टर्म्स ऑफ x लिखा था, हमने x इन टर्म्स ऑफ y निकाल लिया। अब आप यहां पे आसानी से देख सकते हो कि आप y की क्या वैल्यूज रख सकते हो। आपका उद्देश्य क्या था, y क्या हो सकता है, मतलब जब ओरिजिनल इक्वेशन से आपको y क्या हो सकता है निकालना है, तो आप x निकालो इन टर्म्स ऑफ y। अब कोई भी बता सकता है ये पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब y ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ठीक है, अच्छा अब जैसे मान लो अपने पास लिखा हुआ है y बराबर, सपोज y बराबर अपन लिख देते हैं x प्लस 1
ठीक है, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ठीक है, इस टाइप से लिख देते हैं, या फिर आप यहां पे लिख लो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और यहां पे लिख लो सिर्फ x प्लस 3, है ना। मतलब कुछ भी इस टाइप से अपन कर सकते हैं। ये एक्सप्रेशंस आपने ऑलरेडी क्वाड्रेटिक के अंदर कवर किए हुए हैं। अब यहां से मैं कैलकुलेट करता हूं इसकी रेंज, मतलब y निकालना है। तो जब भी आपको किसी इक्वेशन से रेंज निकालनी हो तो आपका पहला स्टेप क्या होगा, x फाइंड करो इन टर्म्स ऑफ y, है ना। इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा पहला स्टेप क्या होगा, x इन टर्म्स ऑफ y। जैसे यहां y इन टर्म्स ऑफ x लिखा है तो हम x फाइंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ y। जैसे ये देखो कितना हो गया, x फाइंड कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ y। देखो ये कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस वाई एक्स प्लस 3 इंटू 1 माइनस वाई बराबर 0। एक्स में क्वाड्रेटिक बन गई। अब यहां शीधराचार्य लगाइए, तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये देखिए, ठीक है। या फिर देखो ये कितना आ गया, x इज इक्वल टू वाई माइनस 2, इसको लिखा प्लस माइनस अंडर रूट। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखो ये आएगा वाई स्क्वायर, फिर यहां माइनस 4y आएगा और यहां पे प्लस 12y, तो प्लस 8y और फिर 4 माइनस 12 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2, या फिर यहां लिख दो। ठीक है, मतलब अपन ने क्या किया, ध्यान से देखो, x निकाला इन टर्म्स ऑफ y। और अब आपको सीधे सीधे दिख सकता है कि हमें करना क्या पड़ेगा, ये क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि वाई स्क्वायर प्लस 8y माइनस 8 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और ये आ गई आपकी रेंज। ठीक है, मतलब देखो अपन ने रेंज निकालने का तरीका क्या देखा कि जो इक्वेशन है उसमें y फाइंड करिए इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, सबसे पहले सॉरी y इन टर्म्स ऑफ x आपको दे रखा होगा, तो आप x फाइंड करिए इन टर्म्स ऑफ y, और जैसे ही x इन टर्म्स ऑफ y आ गया तो फिर आप y में ऐसी कंडीशन लगाइए जिसके लिए हमारी इक्वेशन डिफाइंड हो रही हो। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट वे होता है रेंज फाइंड करने का। इस कंसेप्ट पे अभी अपन कुछ प्रॉब्लम्स और देखते हैं। ठीक है, तो ये अपन रेंज के एग्जाम्पल्स देखते हैं। ठीक है, और इसमें अलग अलग बातें करेंगे। देखो रेंज में एक बात मैं आपको और बोल देता हूं कि कोई फिक्स प्रोसीजर ऐसे नहीं है कि इस तरीके से ही रेंज निकल आएगी, या आप यूं कहो कि कई बार आपको दूसरी अप्रोचेस लगानी पड़ेंगी। जैसे अगर मैं बात करूं आपसे, जैसे ये क्वेश्चन है 10th नंबर, है ना। अभी अपन ने क्या कहा था कि रेंज निकालने के लिए अपन x निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ y, है ना। अब यहां आप x निकालना आपके लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल होगा क्योंकि क्यूबिक है, सॉल्व कैसे करोगे उसे। ठीक है, तो अपन इन क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे कि और किस किस तरीके से हम रेंज को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, वैसे थ्योरी में अपन ने सब कुछ कवर कर ही लिया है, प्रॉब्लम्स में और उनकी बात करेंगे। देखो जैसे पहला क्वेश्चन है, देखो इसमें आप बिल्कुल बेसिक से सोचो। देखो सबसे बढ़िया तरीका रेंज में ये है कि आप अपने दिमाग को थोड़ा ब्रॉड रखो और इसमें ये विचार करते रहो कि हमें अल्टीमेटली y चाहिए। रेंज मतलब y कहां से कहां तक जाएगा। अब थोड़ा सोच के देखो, आपको लॉग का ग्राफ पता है क्या होता है? लॉग का ग्राफ सबको पता है। अब ये ग्राफ होता है लॉग का, ठीक है। अब जो log x माइनस 1 है तो वो ग्राफ को क्या करेगा, 1 यूनिट आगे खिसका देगा। अब ग्राफ लॉग की रेंज कितनी है देख लो, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अगर आपने इसको 1 यूनिट आगे खिसका दिया तो भी रेंज क्या रही, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। देखो कितना सिंपल है, रेंज आ गई माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। क्लियर। अब कोई इसे अलग तरीके से कर सकता है, वैसे जो मैंने आपको बोला शुरुआत में कि आप x को निकाल लो इन टर्म्स ऑफ y और फिर देखो y क्या हो सकता है। तो कोई इसको यूं कर सकता है, देखना, e की पावर y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, ई की पावर y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, या फिर x बराबर कितना आ गया, 1 प्लस ई की पावर y, है ना, 1 प्लस ई की पावर y। तो अब सोचो यहां पे आप y को क्या रखो कि ये डिफाइंड रहे, x डिफाइंड रहे।
तो आप देखो y को आप यहाँ पे कुछ भी रखोगे, e की पावर y तो हमेशा डिफाइंड है, और e की पावर y डिफाइंड है मतलब x डिफाइंड हो गया। तो आप y को कुछ भी रख सकते हो तो e की पावर y डिफाइंड होगा मतलब x डिफाइंड होगा, तो y बिलोंग्स टू R या रेंज R आ गई। ठीक है, अच्छा सेकंड क्वेश्चन पे आओ। देखो अब कई बार क्या होगा, ग्राफ बनाना डिफिकल्ट होगा, जैसे यहाँ ग्राफ बनाना बिल्कुल इजी था, यहाँ पे ग्राफ सोचना थोड़ा टफ हो सकता है किसी के लिए। तो आप इसमें x निकाल लो, ये देखो इन टर्म्स ऑफ y, लॉग ले लिया मैंने दोनों तरफ। अब देखो अगर आपको इसमें इस इक्वेशन को डिफाइन करना है, या यूं कहें कि हमें x रियल चाहिए है ना, तो हमें ये क्वांटिटी कैसी मिलनी चाहिए, पॉजिटिव, क्योंकि लॉग के अंदर है। तो 1 + 2 टू दी पावर y पॉजिटिव आना चाहिए। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये इनइक्वालिटी हमेशा होल्ड करेगी, आप y को कुछ भी रख लो, क्योंकि 2 की पावर y है ना, तो y -∞ से +∞ कुछ भी डालते रहो, 2 की पावर y तो पॉजिटिव ही आएगा, और 1 ऐड हो रहा है तो 1 + 2 की पावर y हमेशा पॉजिटिव होगा। तो इसकी भी रेंज क्या आ गई, कुछ भी, r -∞ से +∞। अब अगर मैं थर्ड क्वेश्चन की बात करता हूं तो देखो इसको कैसे कैसे सोच सकता है कोई। देखो ग्राफ तो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा इसका बनाने के लिए आपको, आप इसको यूं देख सकते हो, देखना ln x - 1 का स्क्वायर +2। ठीक है, अल्टीमेट गोल क्या है, y कहां से कहां तक फ्लक्चुएट होगा। तो एक बात सोच के देखो, मैं ऐसे लिख के दिखा रहा हूं आपको पूरा, कि x - 1 का स्क्वायर कहां से कहां तक जा सकता है, 0 से इन्फिनिटी, क्योंकि आपको पता है कि भाई x की वैल्यू 1 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, बाकी ये इन्फिनिटी तक जाएगा, नेगेटिव कभी होगा नहीं है। अच्छा अगर इसमें 2 ऐड कर दें, अगर 2 ऐड कर दें तो ये 2 से इन्फिनिटी हो गया, 2 से इन्फिनिटी जाएगा। अब आप इसमें लॉग लगा दो, तो देखो ln लगा दिया इसमें, x - 1 का स्क्वायर +2, देखो ये कहां से कहां तक गया, ln 2 से ln इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी, ये देखो। और इसका जो फ्लक्चुएशन है वही तो y का फ्लक्चुएशन है, मतलब रेंज है, तो लो आपके सामने रेंज आ गई, ln 2 से इन्फिनिटी। देखो कितना इजी है, अगर थोड़ा ब्रॉड रखोगे ना दिमाग को, है ना, तो आप चीजों को काफी आसानी से कर पाओगे एज फार एज रेंज इज कंसर्न। अच्छा अब अगर मैं अपने पुराने रास्ते पे चलूं, कौन सा, x को निकाल लेते हैं इन टर्म्स ऑफ y, तो देखो ये कितना आ गया, x² - 2x + 3 इज इक्वल टू e टू दी पावर y, या फिर कोई इसको ऐसे लिख सकता है, x में क्वाड्रेटिक बन गया। अब आप यहां से सीधाचार्य लगा के x निकाल लीजिए, √b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, या फिर ये कितना आ गया, देखो x इज इक्वल टू 1 ± √e टू दी पावर y -2। ठीक है, देखो जैसे अपन डोमेन जब निकाल रहे होते थे तो हम क्या कर रहे होते थे, y की वैल्यू ऐसे होती थी, फिर हम कहते थे कि वैल्यूज ऑफ x फॉर विच y इज डिफाइंड, वैल्यूज ऑफ x फॉर विच y इज डिफाइंड। रेंज में हम क्या कर रहे हैं, वैल्यूज ऑफ y फॉर विच x इज डिफाइंड, है ना, अपन ने इक्वेशन को x निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ y, अब y की वो वैल्यूज निकाल रहे हैं जिसके लिए x डिफाइंड हो। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, e टू दी पावर y ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तभी आपका ये डिफाइंड होगा। दोनों साइड लॉग ले लो, तो देखो कितना आ गया, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू ln 2, देखिए, या फिर रेंज कितनी आ गई, ln 2 से इन्फिनिटी, और वही आपने यहां निकाली थी। ठीक है, अच्छा फिर आ जाते हैं फोर्थ नंबर प्रॉब्लम पे। तो फोर्थ नंबर प्रॉब्लम वैसे तो आप बिल्कुल अपनी तरीकों से कर सकते हैं, जैसे आपने इनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किया है, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक से, और मैं वही काम यहां पे कर रहा हूं। ठीक है, आप क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक से इसको कर सकते हो। देखो इसमें सबसे पहले तो आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो yx² + 2xy + 5y बराबर x² - 2x + 5। ठीक है, और ये आपका कितना आ गया, y - 1 × x² + 2 × y + 1 × x + 5 × y - 1 बराबर 0। ठीक है, देखिए x में क्वाड्रेटिक बन गया। अब यहां से आपको पता है कि एक तो y बराबर 1 केस अलग से लेते हैं, या फिर आप डायरेक्टली यहां पे इस इक्वेशन में रख के देख लो कि y 1 हो सकता है या नहीं। y को 1 यहां रखो, y को जब आप 1 रखोगे तो ये यहां मल्टीप्लाई करोगे, आपको x 0 मिल जाएगा, इसका मतलब y बराबर 1 रेंज में होगा। कब, जब x को 0 डालेंगे। तो यहां पर y बराबर 1 रेंज में है, इस बात को ध्यान रख लीजिए।
तो अलग से केस बनाने की जरूरत नहीं है, y इज इक्वल टू 1 इंक्लूडेड होगा, सिर्फ इसका d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो। देखो ये सारी बातें आपकी क्वाड्रेटिक में आपने की हुई थी, तो कितना आ गया बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, और इसको सॉल्व करके आप y निकाल लीजिए, y आपकी रेंज आ गई, ठीक है। अच्छा फिर देखो 5 नंबर प्रॉब्लम, ठीक है, 5 नंबर देखो, 5th नंबर में आपके पास y बराबर 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 दे रखा है। अब इसकी रेंज पूछी गई है, तो देखो ये प्योर क्वाड्रेटिक है, आप इसमें अपने क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला भी लगा सकते हो, माइनस डी बाई 4 से इन्फिनिटी, आपको आंसर मिल जाएगा। या फिर आप ये भी कर सकते हो कि आप परफेक्ट स्क्वायर बना लो, जो मैंने शुरू में बनाया, या फिर आप ये भी कर सकते हो कि आप इसको लिख लो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 माइनस वाई इक्वल्स टू 0। अब ये x में क्वाड्रेटिक है, शीधराचार्य लगा दो, है ना, क्योंकि x की वैल्यू हमें निकालनी है। तो कितना हो गया ये x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब ये अगर रियल चाहिए तो फिर उसके लिए क्या होना चाहिए, ये क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए, मतलब 9 माइनस 8 टाइम्स 4 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या फिर 8y माइनस 23 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या फिर y ग्रेटर देन इक्वल टू 23/8। तो देखो रेंज कितनी आ गई भैया, 23/8 से इन्फिनाइट। क्लियर, रेंज इसकी आ गई। अच्छा फिर अगले प्रॉब्लम पे आते हैं, 6 नंबर प्रॉब्लम पे। तो देखो 6 प्रॉब्लम पे आपके पास है y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 1। इसको भी अपन सिंपल क्वाड्रेटिक से कर सकते हैं, कैसे, इसको आप लिख लो t और यहां पे लिख लीजिए t बिलोंग्स टू -1 to 1, है ना, साइन एक्स को t लिख दिया और t बिलोंग्स टू -1 to 1। अब आप इसका ग्राफ बना दो सिंपल, t स्क्वायर प्लस t प्लस 1। इसका ग्राफ कैसा बनेगा, आई होप ये आप सभी लोगों को ठीक से क्लियर होगा, माइनस हाफ, है ना, और यहां कहीं -1 आएगा और ये +1 आएगा, ठीक है। माइनस हाफ पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी वो आप निकाल सकते हो, 3/4, और 1 पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी 3। तो देखो इसकी रेंज कितनी आ गई, आपके पास ये वाला ग्राफ है कंसीडरेबल ग्राफ, है ना भाई। अपन ने क्या किया, y इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 का ये ग्राफ बनाया, इसको -1 से 1 ले लिया, माइनस हाफ पे इसकी वैल्यू मिनिमम आएगी -3/4, वो आप निकालना आता है, -b/2 है -d/4 है, और वो वैल्यू 3/4 आ गई। 1 पे वैल्यू कितनी आ रही है 3, और -1 पे वैल्यू निकालोगे तो 1 आएगी, आप चेक कर सकते हो, यहां पे 1 आएगी वैल्यू। तो देखो लोएस्ट वैल्यू कितनी आई 3/4 और हाईएस्ट वैल्यू कितनी आई 3, तो रेंज कितनी आ गई 3/4 से 3। क्लियर। अच्छा फिर अपन 7th नंबर प्रॉब्लम पे आए हैं अगर, तो देखो 7th नंबर प्रॉब्लम को भी अपन क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक का कंसेप्ट जो अपना है क्वाड्रेटिक के अंदर, उसको यूज कर सकते हैं आप एलसीएम लेके सिंपल। देखो कैसे, देखो y इज इक्वल टू x प्लस 1/x को आप ऐसे लिख सकते हो, या फिर आप इसको यूं लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स प्लस 1 बराबर 0। अब x में ये क्वाड्रेटिक है तो शीधराचार्य लगाइए, x निकालने के लिए माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब देखो इसको अगर आपको डिफाइन करना है तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि वाई स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या फिर यहां पे सिंपल वेवी कर्व मेथड लगाया तो y आ गया -∞ से -2 यूनियन 2 से इंफिनिटी, ठीक है, यही आपकी रेंज आ गई। अच्छा इसके बाद 8th नंबर प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए y इज इक्वल टू 1/√x² माइनस एक्स, इसकी अपने को रेंज चाहिए, ठीक है। देखो अगर आप थोड़ा इसमें कॉमन सेंस लगाओ, एक तो, अब देखो एक तो तरीका यही है कि आप x को निकाल लो इन टर्म्स ऑफ y, या अगर आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ तो आप इसको डायरेक्टली सोच सकते हो कि जो x² माइनस एक्स है इसकी रेंज आपको पता है क्या होगी, इसकी रेंज आपको पता है कितनी होगी, इसको आप -d/4a से निकाल लो, या जैसे भी क्वाड्रेटिक लगा के निकाल लो, परफेक्ट स्क्वायर बना लो x माइनस हाफ का होल स्क्वायर -1/4, तो ये -1/4 से इंफिनिटी आएगी, ठीक है। लेकिन अब आप सोचो कि अगर ये नेगेटिव होगा तो क्या पूरा डिफाइंड होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसकी वैल्यू कहां से कहां तक कंसीडर करेंगे,
सिर्फ 0 से इन्फिनिटी, है ना भाई। जो x रखने पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स निगेटिव आएगा, जिस x के लिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स निगेटिव आएगा, जैसे मान लो x की वैल्यू मैंने हाफ रख दी, तो ये आया 1/4 माइनस 1/2, तो ये तो नेगेटिव आ गया। इसका मतलब मैं वो x रख ही नहीं सकता इसमें, वो x डोमेन में ही नहीं होगा। तो x की वही वैल्यूज डोमेन में हो सकती हैं जिसके लिए ये क्वांटिटी पॉजिटिव है। बल्कि मैं ये भी कहूंगा कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 0 भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, ठीक है। अच्छा, अगर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 0 से इन्फिनिटी हो सकता है, तो अगर आप इसमें अंडर रूट लगा दो तो भी ये 0 से इन्फिनिटी होगा, ठीक है। अब आपने इसका उल्टा किया, तो जब आप इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 1/√x² माइनस एक्स, ये कहां से कहां तक जाएगा? 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी और इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 0, तो इन्फिनिटी से 0, या ऐसे ही लिख सकते हैं 0 से इन्फिनिटी। ये देखिए इसकी रेंज आ गई। मतलब मेरा कहने का ये है कि आप सिर्फ एक ही मेथड पे स्टिक ना हो। हाँ, वो अलग बात है कि आप इस 8th नंबर प्रॉब्लम को भी अपने उस मेथड से सॉल्व कर सकते थे। कैसे? एक्स को निकाल के इन टर्म्स ऑफ वाई, ठीक है। अच्छा, अब देखो 9th प्रॉब्लम पे जाने से पहले मैं एक प्रॉब्लम और लिख रहा हूं 11th नंबर, इसको मैं पहले सॉल्व कर रहा हूं। ये देखो, e की पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस एक्स अपॉन e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस एक्स, और इस फंक्शन की हमें रेंज निकालनी है, ठीक है। तो अब देखो इसको कैसे कर सकते हैं, फिर से x निकालो। ये ऐसा कुछ हो गया, e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर x अपॉन e की पावर x प्लस 1 अपॉन e की पावर x। फिर अपन इसको एलसीएम लेंगे तो ये हो गया e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन e की पावर 2x प्लस 1, और जो e की पावर x एलसीएम ऊपर नीचे आएगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर क्रॉस मल्टी, अब यहाँ पे कोई कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो लगा सकता है, बट अगर आप उसमें कंफर्टेबल नहीं है तो मैं सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो देखो ये आ गया y इंटू ई की पावर 2x प्लस वाई इज इक्वल टू ई की पावर 2x माइनस 1, है ना। अपना उद्देश्य क्या था, टारगेट क्या था, x निकालना। तो इसको पेयर किया, तो इसको मैं इस तरफ ले जाता हूं, तो ये हो जाएगा e की पावर 2x इंटू 1 माइनस वाई, इसको यहां लाए, इज इक्वल टू वाई प्लस 1। या फिर देखो e की पावर 2x कितना आ गया, 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई, ठीक है। या फिर अगर मैं लॉग ले लेता हूं तो देखो 2x कितना आ गया, लॉग 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई। देखिए ये पूरा जो प्रोसीजर आपने देखा, इसमें हुआ क्या, x निकल आया इन टर्म्स ऑफ y, ठीक है। अब इसके बाद अगर आपको इसको डिफाइंड करना है ना, अगर इसको डिफाइंड करना है तो आप सिंपल कंडीशन क्या लगाने वाले हो, 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई शुड बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि लॉग के अंदर लिखा हुआ है। अब इसको सॉल्व करना तो बिल्कुल आसान है, इसको कोई ऐसे भी लिख सकता है, साइन चेंज कर दिया y माइनस 1 लिख के, और यहां से वेवी का मेथड लगा दो, तो y की वैल्यू देखो कितनी आ गई, -1 से 1, और यही आपकी रेंज आ गई, ठीक है। 9th प्रॉब्लम, इस पे आते हैं। देखो 9th प्रॉब्लम में ये जो फंक्शन है ना, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इस प्रॉब्लम को अपन यहां पे पेंडिंग में डाल रहे हैं, और अभी अपन रेंज पढ़ने के बाद, ऑड इवन और इक्वल आइडेंटिकल फंक्शंस पढ़ने के बाद अपन इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद अपन इस क्वेश्चन को करेंगे। तो फिलहाल के लिए इसको आप नोट रख सकते हो, है ना, ऊपर कॉपी के ऊपर खाली जगह में लिख लो, ठीक है। जैसे ही अपना ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन पढ़ेंगे, वहां पे इस क्वेश्चन को वापस से कवर करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो अपन 10th क्वेश्चन पे आ रहे हैं। देखो इसमें आपके पास y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2, ये आपके पास फंक्शन है, और x का इंटरवल -2 से 5 दे रखा है, और पूछा गया है कि भाई इसकी रेंज बताओ। देखो यहां पे ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा कि आप x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाल लो, ठीक है, क्योंकि क्यूबिक है। अच्छा, तो फिर अगर कोई सोचता है रिमाइंडर थ्योरम लगा देंगे, तो वो भी नहीं लगा सकते, क्योंकि y पता नहीं है ना कितना है। तो अब यहां पर आपको इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। अब ग्राफ बनाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट यहां पे कवर करूंगा, वो ध्यान से सुनना। देखो एक वैरायटी होती है जिसको अपन बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शंस, ठीक है। इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन कैसे देखते हैं,
या क्या होते हैं समझना। जैसे मान लो कोई फंक्शन है y बराबर एफ एक्स, अब आप उसमें x की वैल्यू को इंक्रीज करते हो, ठीक है। जैसे कोई भी फंक्शन ले लिया, y बराबर एक्स क्यूब ले लिया, तो x को 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा, मतलब x की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो y की वैल्यू बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। तो अगर किसी फंक्शन में x की वैल्यू को इंक्रीज करने पर y की वैल्यू भी इंक्रीज होती है, x को इंक्रीज करने पे y भी इंक्रीज होता है, तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शंस। मतलब अगर आप इसका ग्राफ बनाएं तो जैसे ये ग्राफ हो गया, देखो ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है। क्यों? क्योंकि देखो x को अगर इंक्रीज करते हैं, x इंक्रीज करने का मतलब है कि वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, है ना, तो x बढ़ेगा। तो आप देखो y भी बढ़ रहा है, देखो ग्राफ ऊपर जा रहा है तो y बढ़ रहा है। देखो अगर अपन लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं इसका मतलब x को बढ़ा रहे हैं, और अगर राइट टू लेफ्ट चल रहे हैं इसका मतलब x को घटा रहे हैं। ग्राफ ऊपर जा रहा है तो y इंक्रीज हो रहा है, ग्राफ नीचे आ रहा है तो ग्राफ डिक्रीज हो रहा है ना, y डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अच्छा, तो अब इसमें एक मिसकंसेप्शन दिमाग में आप बैठा सकते हो कि आप सोचो इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब होता है एक ऐसा फंक्शन जिसमें y बढ़ रहा हो। यह कहना गलत है। देखो यहां से चलो ऐसे तो आप कहोगे हाँ भाई y बढ़ रहा है। अगर कोई कहता है कि मैं ऐसे चलूंगा तो देखो वो क्या कहेगा, y घट रहा है। तो देखो y बढ़ेगा या घटेगा ये डिपेंड करता है कि आप लेफ्ट टू राइट चलते हो या राइट टू लेफ्ट चलते हो। तो सिर्फ ये बोलना कि y इंक्रीज कर रहा है या y डिक्रीज कर रहा है मीनिंगलेस है, जब तक कि आप ये ना बताओ कि x क्या कर रहा है, ठीक है। तो अब जैसे आप ये बोलते हो कि मैं x को इंक्रीज करूंगा तो y इंक्रीज होगा, x को इंक्रीज करने पे y इंक्रीज हो रहा है, ये बात सही है। या फिर अगर आप इधर आओ, देखो x को डिक्रीज करने पे, देखो राइट टू लेफ्ट जा रहा हूं मैं, x को डिक्रीज करने पे y डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन का दिमाग में ये सेट करो कि अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो x को इंक्रीज करने पे y इंक्रीज होगा और x को डिक्रीज करने पे y डिक्रीज होगा। क्या क्लियर है ये पॉइंट? अच्छा, अब एक कैटेगरी होती है अपने पास डिक्रीजिंग फंक्शंस, ठीक है। डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब फिर से दिमाग में ये मत सेट करो कि y घटेगा। डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ कुछ इस टाइप से आप बना सकते हो और इसमें y डेफिनेटली घटेगा, लेकिन कब? अगर x को बढ़ाएंगे तो y घटेगा, और अगर आप यहां से यहां आते हो तो देखो आप x को घटा रहे हो तो y बढ़ रहा है। क्या क्लियर है? मतलब ध्यान दो इस बात पे कि इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब if we increase the value of x then y also increases, और अगर x को घटाया जाएगा तो y भी घटेगा। जबकि डिक्रीजिंग फंक्शन में रिवर्स रिलेशन है, अगर x बढ़ेगा तो y घटेगा, या बोलो तो x घटेगा तो y बढ़ेगा, ठीक है। क्लियर है यहां तक? अब देखो अगर आपको किसी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना है तो आपको यह पता करना जरूरी होगा कि वो फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अगर आपने ये पता कर लिया कि वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है फिर तो ग्राफ बनाना काफी आसान सी बात हो जाएगी। अच्छा, लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कोई ग्राफ आपका, कोई फंक्शन ऐसा भी हो जो कभी तो इंक्रीज कर रहा है और कभी डिक्रीज कर रहा है। जैसे ग्राफ मान लो पहले ऐसे गया, इंक्रीज किया, फिर ये देखो डिक्रीज किया। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि किसी पर्टिकुलर इंटरवल में ग्राफ इंक्रीज करे और फिर दूसरे पर्टिकुलर इंटरवल में ग्राफ डिक्रीज करे, ठीक है। तो अब पहले तो अपन इस बात पे आते हैं कि हम कैसे पता करेंगे कोई फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। तो देखो इंक्रीजिंग फंक्शंस के केस में जो dy/dx होता है वो पॉजिटिव आता है। इंक्रीजिंग फंक्शन के केस में dy/dx पॉजिटिव आता है, ठीक है। जैसे अगर आप बात करें कि dy/dx क्या देता है, dy/dx आपने इनिशियल फेज में फिजिक्स में भी पढ़ा हुआ है कि dy/dx आपको किसी भी कर्व पे टेंजेंट का स्लोप देता है। dy/dx क्या देता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। और अगर कोई ग्राफ इंक्रीजिंग है तो उसके किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बनाएगी,
है ना। इंक्रीजिंग फंक्शन के ग्राफ में अगर आप कभी भी किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बनाएगी, और अगर टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बनाएगी तो जो टेन थीटा मतलब टेंजेंट का स्लोप होगा वो पॉजिटिव होगा क्योंकि थीटा एक्यूट है, और टेन थीटा पॉजिटिव होगा मतलब स्लोप पॉजिटिव होगा, मतलब dy बाई डी एक्स पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन के केस में dy बाई डी एक्स आपको हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। अच्छा, अगर मैं यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, मान लो ऐसे, तो देखिए टेंजेंट ये एंगल बना रही है, और ये एंगल कैसा है, ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस मतलब इसका जो टेन थीटा होगा वो नेगेटिव आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, मतलब स्लोप नेगेटिव है तो dy बाई डी एक्स नेगेटिव है, तो ऐसे फंक्शंस के लिए dy बाई डी एक्स नेगेटिव आएगा। क्लियर। अच्छा, अब इसमें मुद्दा ये समझना, अभी इसमें इक्वालिटी पे आपको जाने की जरूरत नहीं है, जब आगे चैप्टर आएगा एक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, है ना, वहां पर आपको ये इक्वालिटी के बारे में और कर्व स्केचिंग में काफी डिटेल में चीजें बताई जाएंगी। ठीक है, अभी तो क्या है, अपन एक रफ ग्राफ बनाने के लिए बात कर रहे हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस की। ठीक है, तो अब जैसे हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2, इसका मुझे ग्राफ बनाना है। तो देखो मैंने इसका dy बाई डी एक्स निकाला, देखो dy बाई डी एक्स कितना आया, 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9। ठीक है, अच्छा इसको आप यूं भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, या फिर आप इसके फैक्टर्स भी कर सकते हो, x माइनस 3x प्लस 1। ठीक है, ये dy बाई डी एक्स आ गया। अब हम कह सकते हैं कि जब dy बाई डी एक्स पॉजिटिव होगा तो फंक्शन इंक्रीज करेगा, और जब dy बाई डी एक्स नेगेटिव होगा तो फंक्शन डिक्रीज करेगा। तो जरा पता कर लो कि dy बाई डी एक्स कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव है, मतलब आपको पता करना है ये क्वांटिटी कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव है। इसको आप वेवी का मेथड से बड़ी आसानी से पता कर सकते हो। देखिए ये प्लस माइनस प्लस, ये हमने इसकी साइन स्कीम देख ली, ये देखो x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1, पता चल गया कि अगर x की वैल्यू 3 से ज्यादा है तो ये पॉजिटिव आएगा, मतलब dy बाई डी एक्स पॉजिटिव। अगर x की वैल्यू माइनस 1 और 3 के बीच में है तो ये नेगेटिव आएगा, मतलब dy बाई डी एक्स नेगेटिव। और अगर x माइनस 1 से कम है तो ये पॉजिटिव आएगा, मतलब dy बाई डी एक्स पॉजिटिव। मतलब ये प्लस साइन किसका साइन है, dy बाई डी एक्स का, ये माइनस किसका साइन है, dy बाई डी एक्स का, ये प्लस किसका साइन है, dy बाई डी एक्स का। और अगर dy बाई डी एक्स पॉजिटिव, इसका मतलब फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग, 3 के आगे। माइनस 1 से 3 फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग, क्योंकि dy बाई डी एक्स नेगेटिव। माइनस 1 से नीचे dy बाई डी एक्स पॉजिटिव, तो फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग। क्लियर। अच्छा, अब आप जरा ग्राफ बनाने की कोशिश करें। देखो ग्राफ में अगर आप -1 पे फंक्शन की वैल्यू निकालें तो -1 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, आप देख सकते हो कितनी आ रही है -1 पे, ये -1 आएगा, ये -3 आएगा, -4 और +9, 5 और 2 7। देखिए -1 पे वैल्यू कितनी आ रही है इसकी, 7 आ रही है। ठीक है, अच्छा फिर 3 पे वैल्यू देखिए कितनी आ रही है, 3 पे। ठीक है, -1 पे और 3 पे, तो 3 पे कितनी आ रही है, देखो ये तो कैंसिल आउट हो गया, और -27 प्लस 2 मतलब -25। 3 पे वैल्यू कितनी आ रही है, -25। ये देखिए, अब एक बात बताओ, ग्राफ यहां से पास करेगा, ग्राफ यहां से भी पास करेगा, और जैसा कि आपको पता है कि -1 से 3 में dy बाई डी एक्स कैसा है, नेगेटिव, मतलब ग्राफ डिक्रीज करेगा। तो ये देखो एक रफ ग्राफ बना दो, ये एक रफ ग्राफ है, जैसे मैंने ऐसे बनाया। ठीक है, कोई इसको ऐसे भी बना सकता था, है ना, मतलब ऐसे करके ऐसे। लेकिन ध्यान दो कि अगर मान लो मैं कोई ग्राफ ऐसे बनाता हूं यहां से यहां, या फिर कोई ग्राफ मैं ऐसे बनाता हूं, या कोई ग्राफ मैं ऐसे बनाता हूं, सोच के देखो क्या रेंज में फर्क पड़ेगा, रेंज में फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो हमें एक रफ ग्राफ चाहिए क्योंकि अपन रेंज में फोकस कर रहे हैं इस समय। तो ये ग्राफ हो गया। अच्छा 3 के बाद फंक्शन कैसा है, dy बाई डी एक्स पॉजिटिव है ना, मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो अगर आप आगे जा रहे हो, मतलब आप x को इंक्रीज कर रहे हो, तो y भी इंक्रीज होगा क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो x इंक्रीज करने पे y इंक्रीज होगा, y इंक्रीज होगा मतलब ग्राफ ऊपर जाएगा। क्या क्लियर है। अच्छा अगर मैं -1 के पीछे आऊं तो -1 के पीछे भी dy बाई डी एक्स पॉजिटिव है, मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग है। अब अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो अगर मैं यहां आऊंगा, मतलब मैं x को क्या कर रहा हूं, डिक्रीज कर रहा हूं, तो y भी डिक्रीज होगा, मतलब ग्राफ नीचे आएगा। ये देखिए, ये आपका ग्राफ तैयार हो गया।
अब आपसे क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि अगर मैं x को -2 से 5 फ्लक्चुएट करता हूं तो रेंज बताओ। तो अब आपके लिए काफी मामूली सा काम है कि -2 से 5, तो आप -2 पे वैल्यू देख लें और 5 पे उसके बीच का ग्राफ देख लें और उस हिसाब से उसकी रेंज पे कमेंट कर दें। तो देखो यहां पे अपन ने ये देखा कि किसी ग्राफ का किसी इक्वेशन का ग्राफ बना के भी हम उसकी रेंज कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस। ठीक है, क्लासिफिकेशन मतलब जैसे अपन ने रिलेशन में कहा था कि कुछ स्पेशल टाइप के रिलेशंस को अपन फंक्शन बोल देते हैं, है ना, जो कुछ स्पेशल टाइप की प्रॉपर्टीज फुलफिल हो रही होती हैं। ऐसी फंक्शंस अगर कोई स्पेशल टाइप की प्रॉपर्टीज फुलफिल करते हैं तो अपन उनको स्पेशल नेम कर देते हैं। ठीक है, देखो इसमें पहला तो टाइप है 1-1 फंक्शन। ठीक है, 1-1 फंक्शन। 1-1 फंक्शन क्या है समझना। देखो जैसे आपने एक फंक्शन डिफाइन किया a to b, ठीक है, a to b एक फंक्शन डिफाइन किया। ठीक है, अच्छा अब जैसे मान लेते हैं कि यहां पे आपके पास 1 2 3 4 ये एलिमेंट्स हो गए और ये ABC एलिमेंट हो गए। ठीक है, या चलो मैं यहां पे एक और एलिमेंट ले लेता हूं D। ठीक है, अब मैंने फंक्शन ऐसे बनाया, देखना 1b 2a 3c 4b। सोचो सोचो कि ये हमारा फंक्शन है या नहीं। फंक्शन की सीधी बात है कि भाई यहां पे जो डोमेन है वो सेट ए पूरा कवर हो रहा है, डोमेन सेट ए के बराबर है, एक बात। और कोई भी एक x पे 2y नहीं मिल रहे हैं, तो हाँ ये फंक्शन है। अब अपन सारी बातें फंक्शन पे ही कर रहे हैं। अच्छा अब जैसे मान लो अपन ने एक ये बना दिया, फंक्शन a to b बनाया 1 2 3 4 ABCD और इसको u बना दिया। देखना ये देखो ये भी फंक्शन है फ्रॉम a to b। देखो यहां पर 1-1 फंक्शन किसे बोलते हैं, इसको एक्चुअली अगर आप पढ़ो ना तो आप इसे ऐसे रीड कर सकते हो 1x to 1y। मतलब आप अपने कंसेप्ट को बिल्डअप करने के लिए 1-1 फंक्शन को ऐसे ध्यान रख सकते हो कि इसका मतलब है 1x इज लिंक्ड टू 1y। ठीक है, और इसी के साथ एक फंक्शन दूसरा आ जाता है जिसे अपन बोलते हैं मैनी वन फंक्शन। इसका मतलब क्या होता है, इसको आप यूं पढ़ लो मैनी एक्स टू 1y। समझ में आ रही बात, इसका क्या मतलब है, समझ में आया। देखो जैसे अगर आप इस क्वेश्चन की बात करें, इस वाले फंक्शन की बात करें, तो यहां पर ये और ये देखो 1 और 4 दोनों के लिए सेम आउटपुट आ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, मैनी एक्स आर लिंक्ड टू 1y। मैनी एक्स टू 1y। और यहां पे अगर आप देखें तो कोई भी 2x पे सेम y नहीं मिल रहा है। क्लियर है, तो 1-1 फंक्शन समझ में आया क्या है कि अगर एक x पे तो 2 या 2 से ज्यादा y मिल नहीं सकते, तब तो वो फंक्शन ही नहीं रहेगा। और अगर मल्टीपल x पे सेम y मिल रहा है, मल्टीपल x पे सेम y मिल रहा है, तो फंक्शन तो होगा, लेकिन उसे क्या बोलेंगे, मैनी वन फंक्शन। ठीक है, मैनी वन फंक्शन। और अगर मल्टीपल x पे सेम y मिल रहा है तो वो मैनी वन फंक्शन, और अगर कोई भी 2x पे सेम y नहीं मिल रहा है तो 1-1 फंक्शन। ठीक है, मतलब अपन इसको डिफाइन यूं कर सकते हैं, जैसे ये वाला फंक्शन कैसा हो गया, मैनी वन, और ये कैसा हो गया, 1-1। ठीक है, मतलब अपन इसको यूं कह सकते हैं कि इफ फॉर 2 और मोर values of x we have same y, then function is said to be 1-1 फंक्शन। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल चेक है। ठीक है, अच्छा अदरवाइज इट इज said to be
मैनी वन फंक्शन। ठीक है। अच्छा, अब पॉइंट ये समझना कि इसको अगर हम ग्राफिकली सोचें तो क्या होगा। देखो, अगर मान लो कोई ग्राफ ऐसा बना है, सोच के देखो ये, या फिर कोई ग्राफ ये बना है, या फिर कोई ग्राफ सपोज ये बना है, या फिर कोई ग्राफ सपोज ये बना है। ठीक है। अब इनमें सोचो कि कौन सा फंक्शन वन वन फंक्शन है और कौन सा फंक्शन मैनी वन है। दिमाग में सिर्फ इतनी सी बात रखनी है कि अगर एक से ज्यादा एक्स पे सेम वाई आ रहा है तो वो मैनी वन है। ठीक है। अब सोचो, इस वाले ग्राफ में क्या कोई दो एक्स आप ऐसे ला सकते हो जिसपे सेम वाई आए? नहीं। इसमें कोई भी दो एक्स पे सेम वाई नहीं है, मैनी एक्स टू वन वाई नहीं है। ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? वन वन। इधर आओ, यहां पे कोई भी दो एक्स पे सेम वाई नहीं है, मैनी एक्स टू वन वाई नहीं है, तो ये भी क्या हो गया? वन वन। अच्छा, इधर आओ, यहां पर अगर आप सोचें तो ये देखो, ये एक एक्स है और ये एक एक्स है, और इन दोनों एक्स पे सेम वाई है, मैनी एक्स टू वन वाई। फिर अगर मान लो मैंने ये एक एक्स लिया, फिर ये एक एक्स लिया, इन दोनों एक्स पे सेम वाई है। क्या क्लियर है? तो ये हो गया मैनी एक्स टू वन वाई, मतलब इसको क्या बोलेंगे? मैनी वन। सिमिलरली यहां पे भी आप देख सकते हो, ये देखिए, ये एक एक्स है, ये एक एक्स है, दोनों पे सेम वाई है, तो ये भी कैसा हो गया? मैनी एक्स टू वन वाई, या फिर मैनी वन। क्या क्लियर है पॉइंट? मेरे हिसाब से आपको ये बात बिल्कुल स्पष्ट होगी कि वन वन और मैनी वन फंक्शंस ग्राफिकली कैसे देख रहे हैं। आप इसमें भी डेफिनेशन डेवलप कर सकते हो कि अगर मैं एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूं, एक्स एक्सिस के पैरेलल, और अगर कोई एक ऐसी लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो जो ग्राफ को एक से ज्यादा जगह कट करे, तो अगर आपने कोई भी लाइन ऐसे ड्रॉ की और एक से ज्यादा जगह कट कर रही है अगर वो, तो मल्टीपल एक्स पे सेम वाई मिल जाएंगे, तो वो मैनी वन हो जाएगा। क्या क्लियर है? तो ये तो बात हो गई वन वन और मैनी वन डिसाइड करने की। हम कंक्लूजन के तौर पे ये भी बोल सकते हैं फाइनली कि अगर कोई ग्राफ लगातार इंक्रीज कर रहा है, मतलब डी वाई बाई डी एक्स आप पता कर सकते हो कि वो इंक्रीज कर रहा है या नहीं। अगर कोई ग्राफ लगातार इंक्रीज कर रहा है तो डेफिनेटली वो वन वन फंक्शन होगा। अगर कोई ग्राफ लगातार डिक्रीज कर रहा है तो भी वो वन वन फंक्शन होगा। और अगर कोई ग्राफ इंक्रीज भी कर रहा है और डिक्रीज भी कर रहा है, डिक्रीज भी कर रहा है और इंक्रीज भी कर रहा है, तो वो मैनी वन फंक्शन होगा। है ना? आप इसे कंक्लूडिंग रिमार्क मान सकते हैं कि अगर कोई फंक्शन लगातार इंक्रीज करता है या कंटिन्यूअसली डिक्रीज करता है तो वो वन वन होगा, और अगर कोई फंक्शन इंक्रीज और डिक्रीज दोनों करता है तो वो मैनी वन होगा। लेकिन इस बात में भी थोड़ी सी एरर है। वो कैसे? देखना, जैसे मान लो कि मैंने एक ग्राफ बनाया इस टाइप से, यहां थोड़ी जगह कम है, चलो फिर भी मैं ट्राई करता हूं। ये देखिए, ये मैंने एक ग्राफ आपके सामने बना दिया। अब आप मुझे कोई दो ऐसे एक्स लाके दिखाओ, कोई दो ऐसे एक्स लाके दिखाओ जिसपे सेम वाई मिल रहा हो। आप ला ही नहीं पाओगे। देखो, कोई भी दो एक्स लाके दिखाओ जिसपे सेम वाई मिल रहा हो, नहीं मिल रहा है। तो ये कैसा फंक्शन हुआ? कैसा फंक्शन हुआ? ये वन वन फंक्शन हुआ। लेकिन अगर आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करोगे तो फिर क्या है? ये देखो, फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और यहां फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। तो ये फंक्शन सिर्फ इंक्रीज या सिर्फ डिक्रीज तो नहीं कर रहा, बावजूद उसके ये वन वन है। या फिर हम कहें कि भाई ये इंक्रीज डिक्रीज दोनों कर रहा है तो ये मैनी वन होना चाहिए, तो वो बात भी गलत हो रही है। तो ये जो हमारा पॉइंट है कि अगर कोई फंक्शन लगातार इंक्रीज करता है तो वो वन वन फंक्शन होगा। ये बात तभी सही होगी कि अगर कोई फंक्शन लगातार इंक्रीज करता है तो वन वन होगा, या अगर इंक्रीज और डिक्रीज दोनों करता है तो वो मैनी वन होगा, जब तक कि ग्राफ हमारा बीच में ब्रेक नहीं होता। तो बेस्ट तरीका क्या है कि भाई हमारे दिमाग में होना चाहिए कि जो फंक्शन आपको दे रखा है उसका ग्राफ कैसा बनने वाला है, उसके बेसिस पे हम बताएंगे कि ये वन वन है या मैनी वन, बजाय इसके कि हम चीजों को रट लें। ठीक है। अच्छा, अब बात आती है दूसरा टाइप है। ये पहला टाइप हो गया जिसमें वन वन और मैनी वन डिसाइड करते हैं, और दूसरा टाइप है, यहां पे मैं लिख देता हूं, ऑन टू फंक्शंस। ऑन टू फंक्शंस क्या होते हैं? बहुत मामूली सी बात है। ऑन टू फंक्शन को सीधे अपन बोलते हैं कि इफ
रेंज ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू इट्स कोडोमेन। जैसे अगर आप यहां देखें तो इस फंक्शन की रेंज क्या है, एबीसीडी, और कोडोमेन क्या होता है, अपन ने शुरू में लिखा था सेट बी होता है, तो इसका कोडोमेन भी ये है। तो देखो रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन है, तो ये फंक्शन कैसा हो गया, ऑन टू। यहां पे आइए, यहां रेंज क्या है, एबीसी, एबीसी, तो क्या रेंज कोडोमेन के बराबर है, नहीं, तो ये ऑन टू नहीं हुआ। तो दोज विच आर नॉट ऑन टू आर नोन एज इनटू फंक्शंस। ठीक है, इफ नॉट ऑन टू देन इनटू। ठीक है, या तो ऑन टू होगा या इनटू होगा। तो ऑन टू फंक्शन किसे कहेंगे, रेंज कोडोमेन के बराबर होनी चाहिए। इनटू फंक्शन किसे कहेंगे, वो फंक्शन जो ऑन टू नहीं है वो इनटू है। क्या क्लियर है? ये अपना क्लासिफिकेशन समाप्त होता है। इसमें अगर आप क्वेश्चंस देखें जो आईआईटी में आते हैं, वो किस टाइप से आते हैं, कोई फंक्शन दे दिया जाएगा और आपको ऐसे ऑप्शन होंगे कि ये फंक्शन 1 1 है और ऑन टू है। भाई 1 1 और मैनी 1 एक साथ तो हो नहीं सकता, 1 1 होगा या मैनी 1 होगा, ऐसे ऑन टू होगा या इन टू होगा। तो ऑप्शन ऐसे बनेंगे 1 1 और ऑन टू है। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है 1 1 है एंड इन टू है। तीसरा हो सकता है मैनी 1 ऑन टू। चौथा मैनी 1 इन टू। तो चार ऑप्शन भी बड़े आसानी से बन जाते हैं। जैसे ये फंक्शन आपका कैसा हो गया, मैनी 1 इन टू हो गया। ये फंक्शन कैसा हो गया, 1 1 ऑन टू हो गया, है ना। कोई 1 1 इन टू भी हो सकता है, कोई मैनी 1 ऑन टू भी हो सकता है। तो अब आगे अपन इसमें प्रॉब्लम्स देखते हैं क्लासिफिकेशन पे। तो ये अपना लेक्चर 4 फिनिश होता है और अब यहाँ पे अपन होमवर्क लिख रहे हैं। तो इसमें अपने को एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 और पार्ट 2 इसका सेक्शन डी, है ना, ये करना है। ये अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।